नमस्कार, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं फिर से अपना संक्षिप्त परिचय देता हूं। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप की मैंने शुरुआत की है। राइट टू रिकॉल और MRCM, RTI 2 आदि प्रस्तावित कानूनों के प्रचार के लिए मैंने 2-1 दिन पहले लोकपाल के संदर्भ में राइट टू रिकॉल लोकपाल क्यों जरूरी है उसके विषय में वीडियो मैंने YouTube पर रखा था। कुछ सवाल आए, इसलिए मैंने सोचा दोबारा एक वीडियो बनाया जाए और इसके संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पहले मैं राइट टू रिकॉल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। राइट टू रिकॉल का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ। राइट टू रिकॉल यानी कि एक ऐसी प्रोसीजर जिसके द्वारा नागरिक किसी भी अधिकारी को, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर पटवारी को, किसी भी अधिकारी को नौकरी से निकाल सके। PM, CM, सांसद, MP, MLA, कॉर्पोरेटर, मेयर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कलेक्टर सब आ गए। कुछ लोग राइट टू रिकॉल का गलत अर्थ निकालते हैं कि राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है कि सिर्फ MP, MLA, कॉर्पोरेटर, मेयर तक ही मर्यादित होना चाहिए। ये गलत है। अमेरिका में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज है, हाईकोर्ट चीफ जज, वहां उसका एग्जैक्ट टाइटल है स्टेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। वहां राइट टू रिकॉल गवर्नर भी है, राइट टू रिकॉल मेयर है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर करीब करीब सारे जिलों में है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि राइट टू रिकॉल सिर्फ प्रतिनिधियों तक ही सीमित रखा जाए। जो राइट टू रिकॉल के विरोधी है वो जानबूझ के इसका गलत अर्थ और सीमित अर्थ निकालते हैं, जानबूझकर सीमित अर्थ निकालते हैं कि राइट टू रिकॉल सिर्फ MP, MLA तक ही सीमित रहना चाहिए, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज की बात भी नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है, अमेरिका में राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट नहीं है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज नहीं है, लेकिन इसलिए वहां पे केंद्र सरकार में इतना भ्रष्टाचार है। अमेरिका में जिला और राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार बहुत कम है, क्योंकि वहां जिला और राज्य स्तर पर अधिकतर राज्यों में राइट टू रिकॉल है और वहां केंद्र स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जैसे वहां अपने बैंकिंग सिस्टम देखी कि अभी जो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो कोलैप्स हुई है अमेरिका की, उसका सबसे बड़ा कारण ही वहां यह है कि वहां उनके पास राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट नहीं है और राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर नहीं है। तो मैंने जो राइट टू रिकॉल प्रस्ताव किया है वो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल PM, राइट टू रिकॉल लोकपाल सब उसमें आ जाते हैं। अब क्या ये राइट टू रिकॉल जरूरी है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से कहा जाए तो अमेरिका में पुलिस में भ्रष्टाचार कम है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है। मैं अमेरिका में 9 साल रहा, मुझे 5 बार कांस्टेबलों ने रोका, ट्रैफिक कांस्टेबलों ने। पहली बार जब रोका था तो कोई फाइन नहीं हुआ, वार्निंग देकर छोड़ दिया। दूसरी बार किसी और कांस्टेबल ने अलग ही रीजन से, और कोई पहले ऑफेंस से कोई कनेक्शन नहीं था, रोका और 1500 का फाइन हुआ। तो मुझे ये सवाल मेरे मन में आया कि 2 में से एक भी कांस्टेबल ने रिश्वत क्यों नहीं मांगी? जिसने मुझे फाइन नहीं किया उसने भी कोई रिश्वत नहीं मांगी, जिसने मुझे $1500 का फाइन किया उसने भी कोई ऐसे हाव भाव नहीं दिखाया कि आप मुझे 10, 20, $50 दोगे तो मैं फाइन नहीं करूंगा। तो उसका कारण मुझे बाद में मिला कि वहां जो पुलिस कमिश्नर है अमेरिका में, वो निरंतर ट्रैप रखता है। तो हर एक कांस्टेबल के सर पर एक लटकती तलवार होती है, उसके मन में एक भय होता है कि भाई जिस आदमी ने ये क्राइम किया है या ट्रैफिक वायलेशन हो या कोई भी क्राइम किया हो, वो कहीं कमिश्नर का आदमी तो नहीं है कि जो कि छिपके सब कैमरा लगा के बैठा है और यदि मैंने कुछ रिश्वत मांगने की कोशिश भी की तो मेरी नौकरी जाएगी या मुझे जेल हो सकती है। तो दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि भाई यहाँ चलो एक सवाल का तो जवाब मिल गया कि यहाँ पे कांस्टेबल और जूनियर ऑफिसर में करप्शन कम क्यों है, लेकिन दूसरा सवाल जो आया कि भाई यहाँ पे पुलिस कमिश्नर में करप्शन कम क्यों है, और पुलिस कमिश्नर हमारे कमिश्नर की तरह क्यों नहीं बोलता कि भाई तू इकट्ठा करके ला, आधा मुझे दे आधा तू रखना। और यहाँ का कमिश्नर टारगेट नहीं देता, अमेरिका का कमिश्नर टारगेट नहीं देता लेकिन ट्रैप रखता है। तो उसका जवाब मुझे 1997 में मिला
कि अमेरिका के नागरिकों के पास पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर है, यानी कि राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर। वहां पे जहां जब अपॉइंटेड पुलिस कमिश्नर हो या इलेक्टेड हो, नागरिकों के पास पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर है। और उसकी वजह से पुलिस कमिश्नर के मन में भी एक लटकती तलवार रहती है कि यदि उसने कोई बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया या उसने स्टाफ को ठीक से कंट्रोल में नहीं रखा तो लोग उसे नौकरी से निकाल देंगे। वहां पे कोर्ट के में जजमेंट 95% केस में जजमेंट क्यों 6 महीने में 3 महीने में आ जाते हैं, क्योंकि नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इसलिए ये जितने को अदालत से संबंधित सरकारी अधिकारी है उनके मन में भी एक लटकती तलवार होती है कि यदि उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ या उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए तो लोग उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका की बात मत करो। ये बहुत डायलॉग मैं 500 बार सुनता हूं, अब तक सुन चुका हूं कि अमेरिका की बात मत करो, जैसे कि हम भारत के लोग हैं बहुत ही इंफीरियर लोग हो या हल्के लोग हो और अमेरिका के लोग बहुत सुपीरियर लोग हैं। और बाद में एक एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि अमेरिका में एजुकेशन ज्यादा है। भाई अमेरिका में एजुकेशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। वहां राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, इसलिए शिक्षण में जो पैसा लगता है वो अधिकतर पैसा शाला तक पहुंचता है, विद्यार्थी तक पहुंचता है, और इसलिए वहां शिक्षण अच्छा है। हमारे यहाँ शिक्षण खराब है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा कम खर्च हुआ है, पैसा बहुत कम खर्च हुआ है शिक्षण पे, लेकिन शालाएं भी बनी, मकान बन गए, लेकिन वहां ब्लैक बोर्ड नहीं होता, पंखा नहीं होता, ट्यूबलाइट नहीं होती, शिक्षक भी नहीं होता, किताबें नहीं होती, क्योंकि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं है। यानी अमेरिका और भारत में जो फर्क है वो राइट टू रिकॉल के अभाव की वजह से है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो राइट टू रिकॉल के विरोधी है वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका की तुलना नहीं होनी चाहिए, जो बात भारत के लिए ठीक है वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, अमेरिका के लिए ठीक है वो भारत के लिए ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो ज्यादा मुद्दे में मैं बहस न करूं, तो राइट टू रिकॉल की बात भारत के शास्त्रों में भी लिखी है। भारत के शास्त्रों में भी राइट टू रिकॉल अक्षर अक्षर लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया महाग्रंथ, उसके 6ठे अध्याय राजधर्म, जिसमें उन्होंने सरकार के कर्तव्य, राजवर्ग के कर्तव्य, नागरिकों की सत्ताएं, उसके बारे में वर्णन किया है। तो 6ठे चैप्टर में पहले ही पृष्ठ पर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, राजा प्रजाधीन होना चाहिए। और दूसरे श्लोक में कहा है कि यदि राजवर्ग प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वो राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा। और सरस्वती जी ने यह भी कहा है कि प्रजा को कैसे लूटेगा कि उल्टे सुल्टे अनाप शनाप कानून बनाएगा, ऐसे कानून की जिसका नागरिक कभी पालन कर ही ना सके, और जब नागरिक से वो कानून का उल्लंघन हो जाएगा तो दंड की धमकी देके या तो दंड लेगा या तो रिश्वत लेगा, लेकिन इस तरह से नागरिकों को लूट लेगा, अन्याय खुसट से दंड करके नागरिकों को लूट लेगा, प्रजा को लूट लेगा, और इस तरह से प्रजा कमजोर हो जाएगी, इसलिए राज्य का नाश होगा। ये दोनों बातें दयानंद सरस्वती जी ने हमारे भारत के ही ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 1870 में कही थी कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो राज्य का नाश होगा। और सरस्वती जी ने ये दोनों श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं, जो कि हमारा हजारों साल पुराना ग्रंथ है, लाखों साल पुराना ग्रंथ है। तो इस तरह से ये बात कहना कि राइट टू रिकॉल अमेरिका की बात है इसलिए भारत में हमें उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, ये राइट टू रिकॉल के विरोधियों की एकदम गलत बात है। राइट टू रिकॉल भारत की ही बात है। और तीसरा मैं कहूंगा कि राइट टू रिकॉल कॉमन सेंस की बात है, कि मान लो आपके पास फैक्ट्री हो और उसमें 1-2 डायरेक्टर है, 2-3 मैनेजर है, 5-6 सुपरवाइजर है, 100-200 लेबर है, और सरकार एकाएक कानून बना है कि आप डायरेक्टर को 30 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, आप मैनेजर को 15 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, और किसी लेबर को 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो इनडिसिप्लिन का स्तर बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर है इनडिसिप्लिन का स्तर बढ़ेगा। वो आपके फैक्ट्री के एम्प्लॉई है, वो पंखे ट्यूबलाइट भी चोरी करके ले जाएंगे, और हम भारत के देशों की, और उसकी वजह क्या है, क्यों इनडिसिप्लिन का स्तर बढ़ेगा? क्योंकि आपके पास उन्हें, आप फैक्ट्री के मालिक हो, लेकिन आपके पास उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर नहीं है, पावर नहीं है। और वही बात हम भारत के नागरिकों की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इसलिए वो भी भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार कर रहा है। खुद शांति भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 50% जज करप्ट है। शांति भूषण जी ने एफिडेविट पे कहा है कि पिछले 16 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है जो थे, उनमें से 50% करप्ट थे, रिश्वतखोर थे। अब चीफ जज 50% करप्ट थे तो बाकी जो जज है उसमें भी रेशियो 50% नहीं तो 40% होगा या 60% होगा, कोई 0% तो हो नहीं सकता। और कभी कभी तो हाथ कंगन और आरसी क्या, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जज के कारनामे बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के मैं नाम लेके ही बोलूंगा, उनको कंटेम्प्ट का केस करना है तो करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे, एक ये बात बहुत विभत्स बात है, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, पर जब उन्हें करने में शर्म नहीं आई तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा कि एक स्विट्जरलैंड का करोड़पति अबजपति आदमी था, होगा कोई 100-200 करोड़ की पार्टी होगी स्विट्जरलैंड की, मार्टी नाम का आदमी था। उसने बॉम्बे में 8 साल की 3 लड़कियों पे, अब मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर अब जब भ्रष्टाचार की बात करनी है तो ऐसी बात कहनी पड़ती है, मुझे क्षमा करना। उसने 8 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार किया और उसी ने उसको वीडियो टेप किया। उसकी ये परवर्जन था, विकृति थी कि वो 8-10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करता था और उसको वीडियो टेप करता था। पुलिस ने जब छापा मारा तो उसके लैपटॉप में से ऐसे 200-300 वीडियो निकले अलग अलग देशों के, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, अलग अलग देशों के। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि भाई इस केस में मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना, इसको तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। तो सारे सबूत वबूत इकट्ठा करके उसने दिए, तो विदेश की फॉरेंसिक लेबोरेटरी के भी रिपोर्ट आ गई कि ये वीडियो है वो जेन्युइन है। तो निचली अदालत ने 7 साल की सजा की, जो कि मेरे हिसाब से कम है, 15 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज महाशय ने उन्हें बेल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज खरे ने इस करोड़पति को बेल दे दिया। अब जाहिर है 100-200 करोड़ की पार्टी, स्विट्जरलैंड की पार्टी, अब बेल दोगे तो वो देश छोड़ के भाग ही जाएगा, तो भाग गया देश छोड़ के। तो ये जो ऐसा मानना कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है, ये गलत है। हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है, ये गलत है। हाई कोर्ट के जज में भी उतना ही भ्रष्टाचार है। मुझे कोई भी, मैं सोशल वर्कर को अक्सर बोलता हूं कि भाई आप मुझे सबूत दो कि पुलिस में भ्रष्टाचार न्यायाधीशों से ज्यादा है। आज तक मुझे कोई सबूत नहीं दे पाया। मैंने रिटायर्ड जजों को बोला कि आप मुझे सबूत दीजिए, क्या सबूत है आपके पास कि पुलिस में भ्रष्टाचार हाईकोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा है? कोई सबूत नहीं दे पाए। और फिर भी बोलते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है, हाईकोर्ट के जज में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, उनके भ्रष्टाचार करने के तरीके अलग होते हैं, वो अपने रिश्तेदार वकीलों के थ्रू रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, पर वो तो तरीका अलग हुआ। बात तो घुमा फिरा के वही हुई, मैं अपने लेफ्ट हैंड से रिश्वत लूं या राइट हैंड से रिश्वत लूं या राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से लूं और अपने दो रिश्तेदारों के द्वारा मैं रिश्वत लूं, पैसा लूं, बात तो घुमा फिरा के एक ही होती है। तो बात घुमा फिरा के एक ही जगह आती है कि हमारे नागरिकों के पास सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह हिम्मत की कि 8 साल की लड़कियों पे बलात्कार करने वाले को बेल दे दे। और पुलिस में, मिनिस्टरों में, मंत्रियों में, उसमें तो भ्रष्टाचार हम आए दिन देखते ही रहते हैं। तो इसके उपाय के लिए मैं पिछले 13 सालों से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूं। सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, जितनी सफलता मिली वो ठीक है। अब धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ। अब पिछले, आप सब जानते हैं, आज 15 अगस्त 2011 की तारीख है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों से लोकपाल का माहौल बहुत गर्म है। कोई भी अखबार देखो तो लोकपाल, कोई भी टीवी चैनल खोलो तो लोकपाल। तो लोकपाल के कानून के बारे में मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं से पिछले अक्टूबर 2010 से मैं उनके संपर्क में हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो आपका कानून तो ठीक है, मजबूत लोकपाल, एकदम हट्टा कट्टा लोकपाल, पहलवान लोकपाल आ गया, पर भाई वो खून वाला, दांत वाला लोकपाल, नाखून वाला लोकपाल आपको मिल गया, लेकिन वो लोकपाल हमारा ही गला दबोच ले तो, यानी कि लोकपाल खुद भ्रष्ट हो जाए तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ये समस्या हो तो हमें भी रात को कभी कभी हमारी नींद उड़ा देती है कि लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो जितना फायदा होना है वो तो दूर हो गया, 10 गुना घाटा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि देखो भाई, मैं तो एक ही उपाय जानता हूं भ्रष्टाचार का, वो है राइट टू रिकॉल। दूसरा उपाय है ज्यूरी प्रथा, पर वो राइट टू रिकॉल का हम शक्ल है, उसकी मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि ज्यूरी प्रथा क्या होती है। जो कहा जाता है कि हांगकांग में लोकपाल की वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ, ऐसा नहीं है। हांगकांग में ज्यूरी प्रथा थी, उसकी वजह से वहां पे भ्रष्टाचार कम हुआ।
और जिन जिन देशों में ज्यूरी प्रथा नहीं है वहां लोकपाल की वजह से 1% भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जैसे फिलीपींस, वहां लोकपाल है लेकिन भ्रष्टाचार लोकपाल के आने के बाद ऑर्गेनाइज हो गया थोड़ा बहुत और टॉप लेवल पे ऊपर से और बढ़ गया, वो बात की बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई लोकपाल भ्रष्ट हो जाएगा, लोकपाल भ्रष्ट नहीं हो जाएगा उसकी क्या आपको गारंटी है, मतलब आप खुद विश्वास करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो अंधविश्वास हम किसी में नहीं रख सकते कि आदमी इतनी पावरफुल पोजीशन पे आ जाएगा, उसकी कैरियर के आखिरी 5-7 साल है, अभी तक उसने रिश्वत नहीं ली क्योंकि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। कभी कभी रिश्वत न लेना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, मिनिस्ट्री के पॉलिटिक्स में रिश्वत न लेना एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है कि आदमी अपनी रेपुटेशन बनाता है और जब देखता है कि भाई अब तो रिटायरमेंट के सिर्फ 5-6 साल ही बचे हैं, 5 साल के बाद तो उसका कोई भाव नहीं पूछने वाला, तब वो अपना खाता शुरू करता है। तो ये बहुत देखा गया है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं, हमने तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी देखे हैं कि 55 साल 56 साल की उम्र तक उन्होंने तो एक रिश्वत नहीं ली और जब आखिरी 5 साल बचे रिटायरमेंट होने के तब उन्होंने पूरे 30-35 साल की कैरियर का जो लॉस था उनका वो पूरा इंटरेस्ट के साथ वसूल लिया। तो मैंने बोला कि जब लोकपाल रिश्वतखोर हो जाएगा, वो टॉप की पोजीशन पे, इतनी पावरफुल पोजीशन पे है, तो देश को नुकसान होगा। और उन्होंने बोला कि हाँ भाई आप क्या उपाय बताते हो? मैंने बोला मैं तो एक ही उपाय जानता हूं, मैंने दुनिया के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किए, फिर 3000 साल 4000 साल पहले का ग्रीस हो, आज का ग्रीस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, 1000 साल पहले का ब्रिटेन, आज से 2000 साल 3000 साल पहले का भारत, जितना भी मैंने अध्ययन किया मुझे ये एक ही कानून मिला जो कि मुझे सटीक लगता है, वो है राइट टू रिकॉल। तो मैंने राइट टू रिकॉल लोकपाल का एक सेक्शन लिख के उन्हें दिसंबर 2010 में उन्होंने दिया कि ये सेक्शन होना चाहिए कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो प्रजा उसे बदल सके। तो फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला कि लोकपाल भ्रष्ट हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज उसे निकाल देगा। आप देखिए लोकपाल में सेक्शन 6 और या सेक्शन 7 है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो भ्रष्ट लोकपाल को नौकरी से निकाल दे। तो मैंने कहा भाई भ्रष्ट लोकपाल को तो सुप्रीम कोर्ट का जज तब निकालेगा जब लोकपाल इतना बेवकूफ होगा कि वो कोई सबूत छोड़ेगा। यदि मैं लोकपाल हूं और मैं कैमरे के सामने 2-5 लाख की रिश्वत लेता हूं तो चलो सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे निकाल देगा, मेरे खिलाफ सबूत आ गया। यदि मैं इतना बेवकूफ हूं कि कोई मुझे 100 करोड़ की रिश्वत देता है और वो 100 करोड़ का कैश या चेक मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते में जमा करा दूं तो लोकपाल को निकाल देगा, सबूत मिल गया। लेकिन लोकपाल मान के चलो कि लोकपाल भ्रष्ट है और लेकिन थोड़ा अक्लमंद है, थोड़ा बुद्धिमान है और वो मॉरिशस की बैंक में खाता खुला के 100-200-500 करोड़ की रिश्वत लेता है। या तो लोकपाल का कोई रिश्तेदार है, बेटा है या भतीजा या भांजा है, वो प्रैक्टिस करता है, कंसल्टेंट की प्रैक्टिस है, वकील की प्रैक्टिस है, कोई भी कंसल्टिंग कंपनी है उसकी। अब लोकपाल का बेटा कोई झाड़ू पोछा थोड़ा लगाएगा, वो कुछ ना कुछ तो बिजनेस होगा ही उसका। तो वो अपने बेटे के थ्रू पैसा लेता है। उसने आंखों के इशारे में किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े कॉर्पोरेट को या किसी भ्रष्ट नेता अधिकारी को बोल दिया कि भाई तू ये मेरे बेटे को 100-200 करोड़ की कंसल्टिंग दिला दे। तो इसमें आप क्या सबूत ले जाओगे? ये कहोगे कि भाई उसके बेटे ने 20 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, तो वो क्या कोई सबूत बनता है? तो इस तरह से लोकपाल का भ्रष्टाचार हमें दिख जाएगा, हम अनुभव भी करेंगे, महसूस भी करेंगे, पर कभी अदालत, कोर्ट क्वालिटी एविडेंस जिसे कहते हैं कि अदालत में रखा जा सके वैसा सबूत, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वो मॉरिशस के बैंक में 100 करोड़ रखा है तो कौन सा मॉरिशस का बैंक आपको खाते का स्टेटमेंट देता है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और के जज है वो निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद करप्ट है। आपके शांति भूषण ही जब कह रहे हैं, जो लोकपाल की कमेटी में है शांति भूषण जी, उन्होंने खुद एफिडेविट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो 16 चीफ जस्टिस थे उनमें से 8 करप्ट थे। और जहां तक मैंने अखबार में ऐसा कुछ पढ़ा था कि उस एफिडेविट में आईएसी के दूसरे कार्यकर्ता भी अपना नाम जोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपील, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को अपील की कि भाई हमारा नाम भी इस कंटेम्प्ट पिटीशन में, कंटेम्प्ट केस में डालिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी अपील। तो और उनको पूछना, मुझे पूछना कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ही पूछ लो, हाई कोर्ट के वकीलों से ही पूछ लो, और जो लोअर कोर्ट में है लोअर कोर्ट के वकीलों से पूछ लो कि भाई लोअर कोर्ट में कितना भ्रष्टाचार है। और लोअर कोर्ट में जितना भ्रष्टाचार है उससे ज्यादा हाई कोर्ट में और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में, वो तो दिखता नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई छोटे आदमी करप्ट है, क्योंकि वो ट्रैफिक कांस्टेबल है, बेचारा चौराहे पे खड़े होके ट्रैफिक में से कोई गया 20 रुपया लिया, 50 रुपया लिया, उसका करप्शन हमें दिख जाता है।
कमिश्नर का करप्शन हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो तो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पेटियां खोखे लेता है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई छोटा आदमी है वो करप्ट है, बड़ा आदमी कर, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियरी में, मिनिस्ट्री में, जैसे जैसे ऊपर आओगे करप्शन का मोडस ऑपरेंडी यानी कि रिश्वत लेने का तरीका बदलता है। बाकी करप्शन हमेशा बढ़ता जाता है, आदमियों का जो नैतिकता है वो हमेशा कम होती जाती है। जैसे जैसे आप किसी भी जगह पे ऊपर जाओगे नैतिकता का स्तर गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ता जाता है। टॉप का आदमी होता है वो हमेशा ज्यादा करप्ट होता है। तो ये बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास लोकपाल को निकालने का पावर है, इसलिए लोकपाल करप्शन नहीं करेगा, मल्टीनेशनल कंपनियों की पैरवी नहीं करेगा, ये गलत बात है। और इसलिए राइट टू रिकॉल लोकपाल यानी प्रजा लोकपाल को निकाल सके। तो उन्होंने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा कि 75 करोड़ वोटर का देश लोकपाल को कैसे निकालेगा। तो उसके लिए मैंने ये प्रोसीजर उन्हें बताया। पहला क्लॉज है कि भाई सिलेक्शन कमेटी 11 लोकपाल की अपॉइंटमेंट करती है, वो करे। उसमें मैंने कोई सुझाव मैंने बदलाने की जोर नहीं दिया, उसमें बदलाव करना चाहिए पर वो बात का मुद्दा है। दूसरा मैंने कि यदि कोई भी व्यक्ति को लगता है कि भाई जो चालू लोकपाल है वो ठीक नहीं है और कोई और व्यक्ति लोकपाल अच्छा लोकपाल बन सकता है, तो वो एमपी की जितनी डिपॉजिट होती है 10,000 20,000 उतनी डिपॉजिट देके उतनी डिपॉजिट कलेक्टर को दे और कलेक्टर को कहे कि मैं लोकपाल बनना चाहता हूं। कलेक्टर उसका नाम प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे डाल देगा। इसमें नागरिकों का तो कोई नुकसान नहीं है। यदि 100 लोग आते हैं या 1000 लोग कहते हैं कि भाई मुझे लोकपाल बनना है, तो ठीक है 10,000 आ जाओ, सबके नाम वेबसाइट पे डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें मेन प्रोसीजर जो वो ये है कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया देकर किसी भी 5 आदमियों को स्वीकृति दे सकता है। पटवारी उसका वोटर कार्ड, उन आदमियों का सीरियल नंबर एंटर करेगा, 3 रुपया फी लेगा और सिटीजन को रिसीट देगा कि भाई आपने ए, बी और सी को अप्रूव किया है, और नागरिक का नाम प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे आ जाएगा। ये फिर से मैं दोहराता हूं, मैंने जो राइट टू रिकॉल लोकपाल की जो प्रोसीजर सुझाव दी है कि नागरिक किसी भी अपने एरिया के पटवारी की कचहरी में जाके वोटर कार्ड दिखा के कह सकता है कि ये मैं 3 आदमी ए, बी, सी को स्वीकृति देता हूं, और पटवारी उसको एंटर करेगा। वो 3 नाम पीएम के वेबसाइट पे आएंगे और पटवारी उन्हें 3 रुपया लेकर, नागरिक को 3 रुपया लेकर उसकी फीस दे, रिसीट देगा। दूसरा जो प्रोसीजर क्लॉज है वो है कि नागरिक किसी भी जाके अप्रूवल कैंसिल कर सकता है। यानी मान लो सोमवार को जाके आपने ए, बी, सी को अप्रूवल दिया, तो आप दूसरे दिन जाके, तीसरे दिन, किसी भी दिन जाके आपको लगा कि भाई सी गलत आदमी है, तो सी का अप्रूवल कैंसिल किया, डी और ई को अप्रूवल किया, तो ए, बी का अप्रूवल जैसा था वैसा चालू रहेगा, सी का अप्रूवल कम हो जाएगा, डी और ई का अप्रूवल 1 से बढ़ जाएगा। यानी नागरिक किसी भी दिन अप्रूवल कैंसिल कर सकता है, अप्रूवल ले सकता है। मैं अप्रूवल शब्द क्यों यूज करता हूं, अप्रूवल यानी स्वीकृति, स्वीकृति शब्द क्यों यूज करता हूं वोट के बजाय, क्योंकि वोट शब्द को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन से मैं कोलाइड नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने वोट के बजाय शब्द इस्तेमाल किया है, स्वीकृति। तो नागरिक स्वीकृति दे सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति को, कैंडिडेट को 15 करोड़ नागरिकों की स्वीकृति मिलती है, तो एक लोकपाल की नौकरी जाएगी 11 में से, सिर्फ एक लोकपाल की नौकरी जाएगी, और वो पब्लिक द्वारा स्वीकृत आदमी, 15 करोड़ मतदाताओं द्वारा स्वीकृत आदमी लोकपाल बनेगा। अब कुछ एक सवाल आते हैं कि क्या एक ही लोकपाल, मैंने जो राइट टू रिकॉल लोकपाल की दरखास्त रखी है उसमें 11 में से सिर्फ एक ही लोकपाल रिकॉलेबल है। क्यों सिर्फ एक ही लोकपाल रिकॉलेबल है उसकी मैं बाद में बात करूंगा। अब 11 में से एक लोकपाल रिकॉलेबल हो, वो भी कपिल साहब को और अन्ना साहब को मंजूर नहीं है, तो 11 में से 11 लोकपाल रिकॉलेबल हो, वो तो शायद उन्हें मंजूर होगा ही नहीं। पर खैर, मैं यदि 11 में से 11 लोकपाल रिकॉलेबल हो तो उस दरखास्त को सपोर्ट करूंगा। पर फिलहाल मैंने जो दरखास्त रखी है उसमें 11 में से सिर्फ एक लोकपाल रिकॉलेबल है, और वो किस तरह से कि उसे 15 करोड़ नागरिकों की स्वीकृति मिले। अब कुछ एक सवाल आते हैं, वैलिड क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी को 15 करोड़ की स्वीकृति मिली, अब हर एक नागरिक है वो 5 स्वीकृति दे सकता है, तो किसी को 10 करोड़ की, किसी को 20 करोड़ की, किसी को 22 करोड़ की, तो जाहिर है
जिसको सबसे ज्यादा स्वीकृति मिली है वो लोकपाल बनेगा। फिर एक सवाल आता है कि भाई किसी को 15 करोड़ की स्वीकृति मिली, दूसरे दिन किसी को 15 करोड़ 1 की, तीसरे दिन 15 करोड़ 2 की, तो रोज रोज लोकपाल नहीं बदलेंगे। नहीं, तो इसमें भी मैंने क्लॉज नंबर 9 में लिखा है, क्लॉज नंबर 9 में, कि एक बार एक व्यक्ति 15 करोड़ की स्वीकृति से लोकपाल बना है तो अब वो तभी रिप्लेस होगा दूसरे व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति के पास उससे 1 करोड़ ज्यादा स्वीकृति है। यानी कोई व्यक्ति 17 करोड़ की स्वीकृति से लोकपाल बना है और उसके पास अभी 17 करोड़ स्वीकृति है, तो वो तभी दूसरे आदमी से रिप्लेस होगा, दूसरा आदमी तभी उसको रिप्लेस कर पाएगा जब दूसरे आदमी के पास कम से कम 1 करोड़ ज्यादा यानी कि 18 करोड़ स्वीकृति होती है। यानी एक स्वीकृति का आंकड़ा 1, 2, 5 से ऊपर नीचे जाएगा, उससे इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब सबसे अहम वैलिड क्वेश्चन जो आया कि भाई इसमें वोट की खरीद फिरोख्त नहीं होगी, कि मान लो मैं किसी को बोलता हूं कि भाई जब पीएम के वेबसाइट पे मैं देखूंगा कि तुमने मुझे स्वीकृति दी है तो मैं तुम्हें 100 रुपया दे दूंगा। ये क्यों मुमकिन नहीं है कि मान लो मैं 15 करोड़ लोगों को इस तरह से 100 रुपया कैश पहुंचा दिया, मुश्किल असंभव काम है पर पहुंचा दिया, तो वो लोग यदि पैसे के लिए उन्होंने मुझे स्वीकृति दी और मुझे लोकपाल नहीं देखना चाहते तो दूसरे दिन जाके स्वीकृति कैंसिल कर देंगे। मैंने इसमें जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि नागरिक किसी भी दिन पटवारी की कचहरी में जाके अपनी स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। तो जब नागरिक को जो आदमी पैसा देगा उसका पैसा पानी में गया, कैसे कि वो नागरिक स्वीकृति देगा, 100 रुपया लिया, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन स्वीकृति कैंसिल कर देगा, तो क्या मैं 15 करोड़ लोगों के साथ झगड़ने जाऊंगा? किसी के पास इतनी ताकत है, किसी के पास इतने गुंडे हैं कि 15 करोड़ लोगों से झगड़ सके? भाई इसके लिए तो पूरी सेना, हिंदुस्तान की 10 लाख की सेना, 20 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स और 10 लाख की पुलिस सब दे दो तो भी ये कम पड़ेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। पहले तो 15 करोड़ आदमी को 100 रुपये कैश पहुंचाना नामुमकिन है, चेक पहुंचाना संभव है। मैं 15 या 50 करोड़ को 100 रुपए का चेक पहुंचा सकता हूं, पर मैं 15 करोड़ 100 रुपया कैश नहीं पहुंचा सकता हूं। जो मेरा बीच का नेटवर्क है वही मेरा पैसा खा जाएगा। फिर भी मान लो 15 करोड़ को 100 रुपये पहुंचा दिया तो रिश्वत से खरीदा हुआ जो वोट है वो दूसरे दिन कैंसिल हो जाएगा, वो कोई एसेट नहीं बन पाएगा, वो कोई मेरे सपोर्ट में काम नहीं आएगा। और तीसरा, मान लो कि 15 करोड़ को 100 रुपया दे दिया तो कौन सा काम आसान या कम मुश्किल है? सिलेक्शन कमेटी में बैठे 8-10 लोगों को 100 करोड़ देना या 15 करोड़ लोगों को 100 रुपए देना? जो राइट टू रिकॉल लोकपाल के विरोधी है वो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये आपकी प्रोसीजर है, उसमें तो कोई आदमी 15 करोड़ आदमियों को 100 रुपए देकर लोकपाल बन जाएगा। तो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी में जो 8 लोग हैं उनको कोई 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ देके क्या लोकपाल नहीं बन सकता? तो क्या आप सिलेक्शन कमेटी में जितने बैठे उनका नार्को टेस्ट लेने वाले हो? सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाए उनके बाद पब्लिक में कि सबका पब्लिक में नार्को टेस्ट लो कि भाई किसी ने पैसे लेके तो लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं किया ना, वो ऐसा मेरा कोई सजेशन भी नहीं है। पर जब आप 8 लोगों पे इतना भरोसा कर रहे हो, गुमान से कह रहे हो कि ये 8-10 लोग है वो रिश्वत लेके लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, वो किसी लॉबी के प्रभाव में, कोई राड़िया बाड़िया जैसी लॉबी के प्रभाव में आके लोकपाल अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, तो आप ये कहते हो कि 15 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे और 100 रुपया लेने के बाद वो वोट चेंज नहीं करेंगे जबकि उनको कुछ लॉस नहीं है। जब यहां मैंने प्रोसीजर में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी नागरिक किसी भी दिन जाके अप्रूवल कैंसिल कर सकता है, तो ये जो खरीद फिरोख्त की बात है यहां खत्म हो जाती है। तो जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे उनके इंस्टेबिलिटी के, वो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई इसमें वोट की खरीद फरोख्त होगी, उसका भी मैंने जवाब दिया। अब राइट टू रिकॉल लोकपाल पे कुछ और भी बातें करनी है, वो मेरा अगला वीडियो टेप है, अगले वीडियो टेप में मैं करूंगा। ये आधा घंटे की, यूट्यूब में जो आधे घंटे की लिमिट होती है, इसलिए मैं इस वीडियो टेप को अभी समाप्त करता हूं। दूसरे वीडियो टेप में इसका कंटिन्यूएशन है। धन्यवाद।